हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। तो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री का मेंटोर पुनीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि आपके जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक केमिस्ट्री का टॉपिक है वो प्रियंका मैम पढ़ाई रही हैं, उसमें से कुछ पोर्शन जिसे स्टीरियो केमिस्ट्री मैं आज से आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा। आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का नया टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमरिज्म। आज के लेक्चर में हम वही देखेंगे कि आइसोमरिज्म क्या होता है। दो कंपाउंड दिए रहेंगे तो उनको बीच में कैसे हम अलग अलग करेंगे कि एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिर हम डिफिनीशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमरिज्म देखेंगे। और आप लोग अपना सिलेबस देखे होंगे तो उसमें मेनली फोकस किया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के पर फोकस किया गया है। ठीक, तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टीरियो केमिस्ट्री। और उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म तो पेन कापी लेकर बैठ जाइए, साथ साथ लिखते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि एग्जाम टाइम आते आते आप भूल जाते हैं। अगर आप नोट नहीं करे रहेंगे, बस सुने रहेंगे, तो एग्जाम टाइम आते आते आप भूल जाएंगे। ठीक है, नोट करिए आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म से आप लोग क्या समझते हैं? आइसोमरिज्म से कुछ शब्द सुन के कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ समान टाइप का होगा। ठीक है, पहले इसका हम ग्रीक मीनिंग ले लेते हैं। अगर आइसोमरिज्म का ग्रीक मीनिंग ले तो ग्रीक मीन्स ले तो इसका ये दो शब्दों से मिल के बना है। पहला होता है आइसोस और दूसरा मेरोस। जो आइसोमरिज्म है ग्रीक वर्ड आइसोस और मेरोस से लिया गया है। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। ठीक, मतलब आइसोमरिज्म का अगर हम ग्रीक वर्ड लें तो इसमें दो वर्ड हैं, आइसोस और मेरोस। तो आइसोस का मतलब होता है इक्वल और मेरोस का मतलब होता है पार्ट। मतलब दो कंपाउंड ऐसे जिनका इक्वल पार्ट हो फिर भी वो अलग बिहेवियर शो करते हो। मतलब अगर हम आइसोमरिज्म को सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे मालिक्यूल जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो फिर भी वो अलग हो, क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। ये तो हो गया आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम थोड़ा कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कोई एसिड लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ CH3 CH2 COOH। ठीक, एक एसिड लिखता हूँ, एक एस्टर लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक, एस्टर का क्या फार्मूला होता है? RCOOR। अगर दोनों R अलग अलग है तो R डैश कर दीजिए। यहाँ पे तो सेम है तो यहाँ पे R ही रहेगा। ठीक, तो एक एसिड ले लिए हम, एक एस्टर ले लिए। ठीक, दो एग्जाम्पल हमने लिए। ठीक, इसका आप मालिक्यूलर फार्मूला निकालिए। मालिक्यूलर फार्मूला हम लोग इसका देखते हैं तो क्या आएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 6 ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इसका मालिक्यूलर फार्मूला देखिए, कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 ऑक्सीजन O2। तो देखिए हमने क्या बोला पहले इंट्रोडक्शन में आइसोमरिज्म के, ऐसे कंपाउंड जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो फिर भी वो अलग हो। तो देखिए इनका तो मालिक्यूलर फार्मूला क्या सेम आ गया कि नहीं आ गया? देखिए C3H6O2 C3H6O2 दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, देख लीजिए सेम है। उसके बाद भी एक एसिड है, एक एस्टर है, फिर भी कंपाउंड अलग हो। मालिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी कंपाउंड जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। मान लीजिए हम एसिड में अपना हाथ डालते हैं, मान लीजिए हम अपने एसिड में अपना हाथ डालते हैं तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा हमारा हाथ। लेकिन जब हम एस्टर में अपना हाथ डालते हैं, जैसे एस्टर से बाहर निकालते हैं पूरा माहौल फ्रूटी फ्रूटी हो जाता है, क्योंकि एस्टर की जो स्मेल होती है फ्रूट लाइक होती है। ठीक, इतना तो आप लोग जानते हैं। इसलिए अब जब हमने एसिड की भरी बाल्टी में हाथ डाला तो हमारा हाथ जला, लेकिन एस्टर के भरी बाल्टी में हमने हाथ डाला तो हमारा हाथ नहीं जला।
ठीक। तो मतलब इस एसिड ने हमारे हाथ को जलाया, मतलब इस एसिड ने हमारे हाथ से रिएक्शन किया, लेकिन इस एस्टर ने हमारे हाथ से कोई रिएक्शन नहीं किया, इसलिए जो एस्टर है पूरा हमारे हाथ पे लग गया और पूरा बाहर आ गया, तो पूरा माहौल फ्रूटी फ्रूटी उसने कर दिया। तो मतलब इस एसिड ने हमारे हाथ से रिएक्शन किया, इस एस्टर ने रिएक्शन नहीं किया, जबकि दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला तो भैया सेम है, तब भी क्यों नहीं किया? तो यही तो है इसमें, जो मालिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग बिहेवियर शो करते हैं, तो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो एसिड ने हमारे हाथ से रिएक्शन किया। और अच्छा एक बात हम और जानते हैं, किसी भी कंपाउंड का किसी से रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस तरीके से कर रहा है, वो उस कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक, मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गया, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गया, इसने हमारे हाथ से रिएक्शन की, इसने हाथ से रिएक्शन नहीं की। भैया अब एसिड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, एस्टर है तो इसका कुछ अलग होगा, और हम इतना जानते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा। ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ अलग होगा। भैया एसिड है एस्टर है, तो इतना हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, ये सब फिनोमिना जो है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं। मतलब क्या कंक्लूजन यहाँ से निकला? यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फिर भी वो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, तो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को जितना ये सब हुआ, इसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो आई होप आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। हम दूसरा एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, खुद समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं। मान लीजिए मैं एक एल्कोहल लेता हूँ, ठीक, एल्कोहल लेता हूँ, CH3 CH2OH, ठीक। एक मैं लेता हूँ ईथर, CH3OCH3, क्योंकि हम लोग ईथर का फार्मूला जानते हैं, ROR, ये ईथर का फार्मूला है। अगर दोनों R सेम है, एल्काइल ग्रुप जो है अगर दोनों सेम हो गए तो R, अगर अलग अलग हो गए तो एक R- हम कर देते हैं। ऐसा हम ईथर में करते हैं, जैसे एस्टर में किए थे। ठीक, अब एक एल्कोहल ले लिए भैया, ये एल्कोहल हो गया, ये ईथर हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। कितने कार्बन? 1 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 O। क्या सही हमने निकाला? आप ही अपने कॉपी पे निकालिए, कॉपी पेन ले लीजिए और निकालिए सही आ रहा है नहीं। चलिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ईथर जो लिखिए इसका निकालिए, C2H6O। आई थिंक दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। क्या सर, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होने पर भी क्या एक दूसरे के आइसोमर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। आइसोमरिज्म का यही तो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, कि कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद भी वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। अगर उनका मान लीजिए दो कंपाउंड दे दिया है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पहले से ही अलग अलग है, तो भैया वो तो पहले से ही अलग अलग हैं, तो क्या उनको तो अलग अलग हैं। आइसोमरिज्म का तो वजूद ही यहीं से आया, बोले तो हाँ, वजूद ही यहीं से आया कि दो कंपाउंड दिए रहेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फिर भी वो अलग बिहेवियर शो करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है ना एल्कोहल का, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर भी एक ईथर है, ये ईथर है, एल्कोहल है। अब मान लीजिए इस एल्कोहल में मैं Na डालता हूँ, ठीक, Na मतलब सोडियम, तो आप देखते हैं कि जो एल्कोहल है Na से रिएक्शन कर लेता है, ठीक, और लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता। तो भैया हमने क्या बताया, किसी भी कंपाउंड का वो रिएक्शन किससे कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है। तो भैया इनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो गया, यस सर। इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है जो अलग अलग हो गया, यस सर। ठीक, तो अब जानते हैं कि एल्कोहल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग कुछ होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ होगा, अब ईथर का भी कुछ होगा, अलग अलग ही होगा भैया, दोनों अलग है ना, मेल्टिंग पॉइंट कुछ होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ होगा, तो इनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गए। तो भैया इनका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गए, ठीक, और इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? यस सर, कह सकते हैं हम,
हमने यही डिफिनेशन में इंट्रोडक्शन में तो सीखा है कि किसी भी कंपाउंड का दो कंपाउंड दिए हुए हैं, अगर उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम है फिर भी वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हों तो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए तो हम यहाँ से एक छोटा डिफिनीशन लिखते हैं आइसोमरिज्म का क्या होता है। ठीक, चलिए आप भी साथ साथ लिखते रहिए, हम भी लिखते हैं। चलिए आइसोमरिज्म का क्या डिफिनीशन लिखेंगे? 2R more than 2 compound having same molecular formula क्या होंगे? उनके दो जो मालिकुलर फार्मूला है वो क्या होंगे? सेम होंगे। 2 या 2 मोर कंपाउंड हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट लेकिन डिफर इन किसमें अलग होंगे वो? आप लोग बताइए। डिफर इन फिजिकल अवलिक केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ आर कॉल्ड। आप लोग भी साथ साथ लिखते रहिए, मैं बोल भी रहा हूँ ना, आप वही सुन के लिखते रहिए, तो फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आर कॉल्ड आइसोमर and this phenomena is known as isomerism। ठीक, इसको मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। 2 या मोर देन कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मालिकुलर फार्मूला, जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो बट लेकिन डिफर इन फिजिकल ऑब्लिक केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है या केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है, या बोथ, यहाँ लिखा है ना और बोथ, मतलब दोनों अलग, एक भी अलग हो सकता है या दोनों अलग हो सकता है। आर कॉल्ड आइसोमर, वो तो जो दो कंपाउंड रहेंगे जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम रहेगा और उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगे, वो दूसरे के आइसोमर होंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? आइसोमरिज्म। ठीक, हो गया इंट्रोडक्शन आइसोमरिज्म का। कुछ इससे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, तब आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। ठीक, मान लीजिए हम लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, एक मैं लेता हूँ CH3 CH CH3 CH3। ठीक, इसका मालिकुलर फार्मूला देखिए क्या है? C4H10। इसका मालिकुलर फार्मूला देख लीजिए, जो सेकेंड वाला कंपाउंड लिखे हैं, C4H10। दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम हो गया। ठीक, और ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, इनका IPSC नेम लिखेंगे तो अलग अलग आएगा। मान लीजिए इसका IPSC नेम लिखिए 1 2 3 4, 4 मतलब N-ब्यूटेन। ठीक, अब इसका लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3, सबसे लॉन्गेस्ट चेन हम पेरेंट्स चेन को लेते हैं। अगर आप यहाँ से भी किसी लड़के ने कहा कि हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 तो भी सेम आएगा, आप यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 तो भी 3 ही कार्बन आएंगे। हम IPSC क्या कहता है? सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, जब नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। फिर देखिए दूसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो इसका क्या नाम होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देख लीजिए दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, फिर भी कंपाउंड अलग अलग हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि आइसोमरिज्म क्या होता है। दो ऐसे कंपाउंड जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो फिर भी वो अलग
बिहेवियर शो करते हों वो आइसोमर होते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। हमने एग्जाम्पल भी देखा कि एसिड जो है, इस एसिड में आपका हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जला देगा, लेकिन एस्टर में नहीं जलाएगा, क्योंकि इस जो एसिड दिया है ये आपके हाथ से रिएक्शन कर लेता है और एस्टर आपके हाथ से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म कहते हैं। फिर हमने देखा है कि अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है, कि ईथर का एग्जाम्पल लिया। ठीक, एक अल्कोहल देखिए, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम था, फिर भी एक Na से रिएक्शन कर रहा था, एक Na से रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग था, तो हम बोल दिए कि कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया N ब्यूटेन का और 2 मिथाइल प्रोपेन का, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम थे और इनका एक ब्यूटेन था भैया, एक ब्यूटेन है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन, भैया अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 3 डिग्री कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कोई 3 डिग्री कार्बन नहीं आ रहा है, तो अलग अलग भैया रिएक्टिविटी इनकी जो होगी वो अलग अलग होगी। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे तो कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक, तो अगर इनका कार्बोकैटायन बताएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, तो इसलिए इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर। आई होप आप लोगों को आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म को कितने भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ, हेडिंग लगा लीजिए आइसोमरिज्म। ठीक, अगर आप देखेंगे आइसोमरिज्म को मेनली 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म बांटा गया। आपके सिलेबस में भर भर के यही है, क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। पूरा सिलेबस आपका भरा पड़ा है स्टीरियो आइसोमरिज्म से ही। चलिए हम कुछ पार्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखें तो भैया आइसोमरिज्म है तो क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। ठीक, अगर आइसोमर आ रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो आइसोमर में आते ही नहीं। ठीक, तो चलिए अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या हो गया, सेम हो गया, भैया आइसोमर है तो वो सेम तो होगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक ऐसे आप लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, वो डिफर होगा। ठीक, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर मान लीजिए 2 कंपाउंड दे दिया गया, पूछा गया, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं कि नहीं, तो उनमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो अलग होगा। अगर आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला को नहीं समझ में पाते हैं तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए IUPAC नेम। IUPAC नेम पढ़े हैं ना 11th में, वही उनका IUPAC नेमिंग जो है वो अलग अलग होगा। अगर ऐसा है तो किस में आएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आएंगे। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, और एक मैं लिख रहा हूँ CH OH। ठीक, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें क्या होगा, C4 1 2 3 4, कार्बन तो 4 हो गए और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 9 OH, C4H9 OH। आप लोग का भी यही आया हुआ है, अपने कॉपी पे निकालिए, मैं भी यहाँ पे निकाल रहा हूँ अपने बोर्ड पे।
ठीक, इनका निकालिए 1 2 3 4 C4 H9 OH। ठीक, इनका मालिकुलर फार्मूला, अगर मालिकुलर फार्मूला सेम आएगा तो मतलब ये तो एक दूसरे का आइसोमर तो होंगे। मान लीजिए मैं एक कंपाउंड ए लिख रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, इसको ए मान रहा हूँ कि मैं मान रहा हूँ, मतलब ए बी आपस में तो आइसोमर होंगे। अब कौन से आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल होंगे कि स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो स्ट्रक्चरल के लिए हमने क्या बताया, इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक है, दो ही हेडिंग है। एक मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, तो मालिकुलर फार्मूला सेम हो गया मतलब ये स्ट्रक्चरल में आ सकते हैं। और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका डिफर होना चाहिए। अब स्ट्रक्चरल को हम बोले तो क्या आईपीएससी है, तो इनका आईपीएससी नेम निकाल लेते हैं। क्या आएगा 1 2 3 4 1 ब्यूटेनॉल। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? हाँ सही है, 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप लगा है ना तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, ऑल। ठीक, यहाँ पे देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखिए 1 2 3। ठीक, यहाँ पे नंबरिंग मैंने थोड़ा गलत कर दी है, आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से नंबरिंग होती है। ठीक, CH3 CH2 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 OH, तो OH यहाँ तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं आईपीएससी में। ठीक, तो इसका क्या आ गया आईपीएससी नेम, इसका जो आईपीएससी नेम क्या है 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, और इसका निकालिए तो फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे मतलब 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल आया ना, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। ठीक, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 3 ही कार्बन की आई ना, तो इसलिए 1 प्रोपेनॉल होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? आप लोग करिए, तब से हम सही से लिख लेते हैं, साफ साफ आप लोगों को दिखे। टू मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, तो इनका देखिए क्या मालिकुलर फार्मूला क्या सेम आ गया, इसका भी देखिए C4H9OH, इसका C4H9OH, और इनका आईपीएससी नेम डिफरेंट आ गया ना। देखिए 1 ब्यूटेनॉल है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल है, तो मतलब इनका आईपीएससी नेम अलग अलग आ गया। मतलब क्या, ये एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। मतलब इनका जो है मालिकुलर फार्मूला सेम आ गया, और उनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो बोले आईपीएससी नेम वो दोनों अलग अलग आ गए, तो किस कैटेगरी में चला जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। ठीक, इतना समझ में आ गया, क्लियर है? कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इस थोड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अगर इसके टाइप्स देखें तो इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका पहला है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म, ये सब 11th में जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको सब पता होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो और मज़ा आ रहा होगा, नया नया चीज़ मिल रहा है। ठीक, आप साथ साथ नोट करते चलिए। पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा रिंग चेन आइसोमरिज्म, चौथा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, पांचवा मेटामरिज्म, छठवां टाटोमरिज्म। ठीक, तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है इसको 6
टाइप में बांटा गया। पहला चैन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा रिंग चेन आइसोमरिज्म, चौथा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, पांचवा मेटामरिज्म, छठवां टाटोमरिज्म। अब एक्चुअली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैं इसकी डीपली नहीं जाता हूँ। आपका जो सिलेबस है उसमें सब भरा पड़ा है स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। तो हमें लगता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में के बारे में इतना जानकारी आपके लिए बहुत होगी। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो गया पढ़ने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कन्फर्म है। चलिए बताइए क्या है, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में एग्जांपल दे रहा हूँ, है कि नहीं। चलिए क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है? ऑब्वियसली है। निकालिए इनका, आप अच्छा निकालिए, आपके लिए होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा। इसका मालिकुलर फार्मूला निकालिए, स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालिए। अगर मालिकुलर फार्मूला सेम आता है तो मतलब आइसोमर है, अगर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर आ जाता है तो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। ठीक, इतना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ हमारे स्टीरियो आइसोमरिज्म पे। ठीक, चलिए आइसोमरिज्म का दूसरा टाइप क्या था, स्टीरियो आइसोमरिज्म। आप लोगों को जो पढ़ना भी है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हमने क्या बताया कि आइसोमरिज्म होने के लिए क्या है, पहली कंडीशन है कि उनका मालिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक, मालिकुलर फार्मूला सेम होगा कंपाउंड का, और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी सेम होगा। अगर डिफर हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला तो किस में जाएंगे, स्ट्रक्चरल में। अगर सेम हुआ तो किस में आएंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म में। मतलब यहाँ पे मालिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम हो गए। ठीक, अगर मालिकुलर फार्मूला सेम हुआ तो मतलब आइसोमर होंगे। अगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला बोले तो आईपीएससी नेम, अगर वो भी सेम हो गया तो स्टीरियो आइसोमर में आएंगे। अगर डिफर हो गया, मान लीजिए उनका आईपीएससी नेम हमने देखा ना 1-ब्यूटेनॉल का और 2-मिथाइल प्रोपेनॉल का, अगर उनका आईपीएससी नेम अलग हो गया तो स्ट्रक्चरल में चले जाएंगे। अगर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हुआ तो किस में आएंगे, स्टीरियो में। तो सर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या होगा। अब इसमें मालिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, तो इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें जो स्टीरियो आइसोमरिज्म में होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है इन स्पेस, मतलब या बोले तो 3D में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो डिफर होता है, मतलब अलग अलग होता है। ठीक, मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, पहले आप डिफिनेशन लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D, इन ब्रैकेट लिख लो स्पेस, आर डिफर। ठीक, मतलब जो अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म है तो उनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन जो एटम का अरेंजमेंट है स्पेस में 3D में वो अलग अलग होगा। ठीक, तो क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, अब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ठीक, मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिख दिया है। चलिए इनका मालिकुलर फार्मूला निकालिए। आइसोमरिज्म होने के लिए पहले कंडीशन क्या है, उनका मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, C2H2Cl2। आई थिंक आप लोगों ने भी यही निकाला होगा, इसका भी निकालिए। क्या होगा, C2H2Cl2, आप लोगों ने भी यही निकाला होगा। ठीक, देखिए मालिकुलर फार्मूला सेम होगा, मतलब एक जो मान लीजिए ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है,
तो इनका ये भी एक दूसरे के तो आइसोमर होंगे। अब कौन से आइसोमर होंगे, तो हमने स्ट्रक्चरल में क्या देखा, स्ट्रक्चरल में हमने देखा क्या कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, उनका जो आईपीएससी नेम आया तो बोले स्ट्रक्चरल फार्मूला वो डिफर था, तो इनका आईपीएससी नेम निकाल लेते हैं या स्ट्रक्चरल फार्मूला उसको भी बोलते हैं। ठीक, आईपीएससी निकालिए 1,2 डाइक्लोरो, डबल बॉन्ड है तो इथेन होगा कि इथिन, 2 कार्बन है, एक कार्बन होता तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथिन, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा इथिन, क्लोरो इथिन। ठीक, और इसका निकालिए 1,2 डाइक्लोरो, इसका भी इथिन डबल बॉन्ड है, इथिन। ठीक, तो मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम आ गया और स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो बोले आईपीएससी नेम भी सेम आ गया। तो जब ये दोनों एक दूसरे स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो गया तो ये दोनों एक दूसरे कभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो ही नहीं सकते। ठीक, तो क्या अब स्टीरियो में क्या हम बताए हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म बताएं जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है इन 3D वो अलग अलग होगा। देखिए यहाँ सीएल को ध्यान से देखिए, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों सीएल क्या सेम साइड हैं, जी सर दोनों सेम, लेकिन इस कंपाउंड में देखिए दोनों सीएल जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है यहाँ पे सीएल का जो अरेंजमेंट है वो क्या अलग अलग हुआ कि नहीं, दोनों सीएल एक साइड है, यहाँ पे दोनों सीएल अलग अलग हैं। ठीक, तो जब ऐसा रहेगा कि जहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग हो जाएंगे तो कौन सा आइसोमर होगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म में वो लोग आ जाएंगे। इतना कन्फर्म है, तो आगे बढ़े हम, कन्फर्म है ना, समझ लीजिए एक बार फिर से कि मतलब अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हुआ तो एक दूसरे का आइसोमर, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ तो एक दूसरे के आइसोमर होंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो गया तो किस में जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। क्या लिखा है मैंने, देखो देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर उनका डिफर हुआ तो किस में आएंगे, स्ट्रक्चरल में, लेकिन अगर वही स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो गया तो किस में आएंगे, स्टीरियो आइसोमरिज्म में आएंगे। लेकिन स्टीरियो आइसोमरिज्म में तब क्या होता है कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, जैसे सीएल और सीएल यहाँ पे देखें ना, दोनों एक साइड हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है वो डिफर होता है स्पेस में, 3D स्पेस में, 3D स्पेस आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो चलिए मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप लोग बताइएगा करेक्ट और इनकरेक्ट। स्टीरियो आइसोमरिज्म कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्टीरियो आइसोमरिज्म कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट, सोच के बताइए, सोच लिया। स्टेटमेंट है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, करेक्ट या इनकरेक्ट। चलिए मैं बताता हूँ, जिन ने कहा होगा करेक्ट है, कुछ लोगों ने कहा होगा कि इनकरेक्ट है, जिन लोगों ने कहा करेक्ट है उनका गलत हो गया आंसर, जिन लोगों ने कहा नहीं करेक्ट है उनका सही हो गया। अब कैसे, हमने अभी क्या बताया कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, अरे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो डिफर होता है, लेकिन स्टीरियो में क्या बताया कि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। तो क्या जो आइसोमरिज्म एक जो ए बी हम लिखे हैं, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो आईपीएससी नेमिंग है वो ही एकदम सेम है। अगर अलग अलग होता है आईपीएससी नेम तो एक तो स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। उस स्टेटमेंट को जो मैं अभी बोला उसको आप ये भी बोल सकते हैं, क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कभी कभी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, या तो बोले स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आईपीएससी भैया जब अलग होगी तभी तो स्ट्रक्चरल आएगा, और आईपीएससी सेम होगी तभी स्टीरियो आएगा। कन्फर्म, इतना अगर समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म को कितनी भागों में बांटा गया ये देखते हैं। ठीक, आइसोमरिज्म आपको समझ में आ रहा है क्या होता है, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो फिर भी वो अलग बिहेवियर शो करते हो तो क्या होंगे, आइसोमरिज्म होंगे। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के टाइप। इसको भी मेनली दो भागों में बांटा गया है, पहला कन्फर्मेशनल, दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल।
पहला क्या है कन्फर्मेशनल, दूसरा क्या है कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक, पहले तो हम देखें कि आइसोमरिज्म को दो भागों में बांटा गया, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हमने देखा कि स्ट्रक्चरल को 6 भागों में बांटा गया। क्या? चैन आइसोमरिज्म, पोजीशन, रिंग चैन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामरिज्म एंड टाटोमरिज्म। फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में कैसे डिफरेंस करते हैं हम। फिर हम आए हैं अब कि देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमरिज्म कितने प्रकार का होता है। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हमने देखा कि 2 भागों में बांटा गया, पहला कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है। ठीक, कन्फर्मेशनल बोले तो रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल, और क्वेश्चन में लिख दो अलाउ। मतलब जो सिंगल बांड, जहाँ पे सिंगल बांड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल होता है या अलाउड होता है, वो किस में आते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पे। अब मान लीजिए एक ये हमारा जो हाथ है, इसको आप एक कार्बन मान लीजिए, इसको एक कार्बन, बीच में सिंगल बांड है। अब इनके बीच में रोटेशन लगातार होता रहता है। आप लोग देखे हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन, आप लोगों के सिलेबस में भी है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक, चलिए देखिए, मतलब इनके बीच में लगातार रोटेशन होता रहता है, क्योंकि जो इनके रोटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसमें होता है जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है 325 किलो कैलोरी पर मोल। कहीं कहीं पे 327 भी लिखा है। ठीक, तो आप परेशान मत होइएगा। मतलब जितनी एनर्जी, मतलब कार्बन का मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, सॉरी डबल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड की बात रोटेशन है, तो इसकी रोटेशन के लिए कितनी एनर्जी लगी है, 325 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, तो जो और जितनी एनर्जी ये है ना, ये रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल रहती है। मतलब जो जितना रूम टेम्परेचर रहता है उस पर 325 किलो कैलोरी इस मालिक्यूल को मिलता रहता है। इसलिए जो इथेन का मालिक्यूल आप लोग देखेंगे वहाँ पे लगातार ऐसे रोटेशन होता रहता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इनफाइनाइट टाइप ऑफ कन्फर्मर मिलते हैं इथेन के। मेनली हम पढ़ते तो 2 ही 4 हैं, कि स्टैगर्ड पढ़ लेते हैं, एक इक्लिप्स पढ़ लेते हैं, फुल्ली इक्लिप्स पढ़ लेते हैं, गाउची, ऐसे 3-4। लेकिन अगर आप खुद सोचिए ना, मान लीजिए कि CH3 एक CH3, इसके बीच में एक डिग्री घुमाते जाइए तो क्या इनफाइनाइट टाइम नहीं बन जाएगा। और इतनी एनर्जी लगती है कितनी, 325 किलो कैलोरी, जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल रहती है, इसलिए लगातार रोटेशन होता रहता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म मतलब जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउ रहता है, तो कन्फर्मेशन में आते हैं। अब चलिए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशन में मतलब क्या, कॉन्फ़िगरेशन में मतलब क्या, मतलब कि जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहे। रोटेशन मतलब रिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ पे रोटेशन अलाउ नहीं रहेगा। बस एक लाइन लिखिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट। ठीक, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहे, तो भाई रोटेशन किसकी वजह से हो सकता है रिस्ट्रिक्ट, या तो हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहे तो भैया यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहे तो यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। मतलब जहाँ भी आ जाए ऐसा नहीं कि हम यहाँ बोल दें कि सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेशन होता है, तो सिंगल बॉन्ड के राउंड भी रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हो सकता है। अब बाईफिनाइल्स देखिए ना, अगर मान लीजिए सिंपल बाईफिनाइल्स है, ठीक, अगर ये सिंपल इसको देखेंगे बाईफिनाइल्स को, तो ये लगातार रोटेशन होता रहता है। एक रिंग दूसरे रिंग को ऐसे परपेंडिकुलर आएंगे, फिर सिंपल वैसे हो जाएंगे, फिर परपेंडिकुलर आएंगे, मतलब लगातार रोटेशन होता रहता है। लेकिन अगर जैसे ही इसकी आर्थो पोजीशन पे हम बल्कि कोई ग्रुप लगा देते हैं, ठीक, तो बल्कि ग्रुप लग गए मतलब इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं और रोटेशन फिर नहीं होता। तब यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशनल में वही कंपाउंड आते हैं जो जिनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहता है। ऐसा जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के अलावा, जहाँ भी हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहेगा वहाँ पे
कॉन्फ़िगरेशनल आएगा। और यहाँ पे कन्फर्मेशनल में क्या है कि जहाँ पे रोटेशन अलाउ रहेगा वहाँ पे कन्फर्मेशन आएगा। इसमें हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है कन्फर्मेशन, इथेन का पढ़ना है, एन ब्यूटेन का पढ़ना है और हेक्सेन का साइक्लोहेक्सेन का पढ़ना है। ठीक, यही हमारा सिलेबस है। मतलब हम देखेंगे इथेन का, एन ब्यूटेन का और साइक्लोहेक्सेन का हम कन्फर्मेशन देखेंगे। और कॉन्फ़िगरेशनल में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में हमने क्या देखा कि जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहता है वो कॉन्फ़िगरेशनल में आता है। ठीक, तो डबल बांड भी हो सकता है, ट्रिपल बांड भी हो सकता है और सिंगल बांड भी हो सकता है। हमने बाइफिनाइल का एग्जाम्पल देखा। ठीक, अब चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स में पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक, पहला आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, दूसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म को दो भागों में बांटा गया, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। तो हमने देखा क्या कि कन्फर्मेशनल में हमको क्या पढ़ना है, इथेन पढ़ना है, एन ब्यूटेन पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है। मिलती हमारे सिलेबस में यही है। और कॉन्फ़िगरेशनल में हम ज्योमेट्रिकल देखेंगे, ऑप्टिकल, यही भर भर के आपके सिलेबस में पूरा पढ़ा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर, अगर आप लोग देखेंगे उसमें ईजेड नॉमेनक्लेचर पूछा है, और ऑप्टिकल में आप देखोगे आरएस नॉमेनक्लेचर पूछा है। तो ये ज्योमेट्रिकल में ईजेड आता है, सिस, ट्रांस और सिन, और आरएस नॉमेनक्लेचर आता है ऑप्टिकल में। ठीक, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। ठीक, कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्फ़िगरेशनल। आज हमारा इंट्रोडक्शन था आइसोमरिज्म का, जो कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।